तो मैट्रिक्स में एक लेक्चर हो चुका है जिसमें हमने बेसिक नॉलेज दिया था मैट्रिक्स के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि आव्यूह के प्रकार। आज हम लोग को स्टार्ट करना है, कल हमने बता दिया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आव्यूह के प्रकार। आव्यूह के प्रकार ध्यान समझिएगा, बहुत आसान होने वाला है आव्यूह के प्रकार, ठीक है ना। तो देख लेते हैं आव्यूह का प्रकार। आव्यूह के प्रकार कितने होते हैं? बहुत प्रकार के होते हैं। कुछ हम मेन को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। पहला है, ध्यान से देखिएगा, हम लोग नाम से ही जान सकते हैं कि ये क्या होता है। पहला हम लोग का आ रहा है ऊर्ध्वाधर आव्यूह। ऊर्ध्वाधर आव्यूह पहला बेटा आ रहा है ऊर्ध्वाधर आव्यूह, ठीक है ना। देखिए एक होता है क्षैतिज और एक होता है ऊर्ध्वाधर, ठीक है ना बेटा। एक क्या होता है, क्षैतिज होता है और एक क्या होता है, ऊर्ध्वाधर, ठीक है ना। तो क्षैतिज का मतलब क्या होता है, जो पैरेलल हो। किसके पैरेलल हो? पृथ्वी के। क्षैतिज के जो क्या हो, पैरेलल हो। मान लीजिए हमारा क्षैतिज हो गया, इसके पैरेलल इसको हम लोग बोलते हैं क्षैतिज, ठीक है ना। अगर परपेंडिकुलर है तो क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वाधर, ठीक है ना। अगर परपेंडिकुलर है तो क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वाधर बोलेंगे। तो देखिए ऊर्ध्वाधर आव्यूह क्या होता है। ऊर्ध्वाधर आव्यूह ये होता है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। पहले एग्जांपल देख लेते हैं क्या होता है ऊर्ध्वाधर आव्यूह क्या होता है। जैसे A 1 2 3 8 7 5 ये लिखा, ठीक है ना। तो बेटा इसको हम लोग बोलेंगे ऊर्ध्वाधर आव्यूह। क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वाधर आव्यूह, ठीक है ना। ऊर्ध्वाधर आव्यूह इसमें क्या होता है, कार्डिनल नंबर ऑफ रो, कार्डिनल नंबर ऑफ रो ग्रेटर देन कार्डिनल नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है ना। ऊर्ध्वाधर आव्यूह में क्या होता है, जो रो की संख्या है कॉलम की संख्या से ज्यादा होती है। R1 R2 R3, ठीक है ना, C1 C2। अब देखिए ध्यान समझिएगा, ऊर्ध्वाधर आव्यूह में क्या होता है, रो की संख्या कॉलम की संख्या से ज्यादा होती है। यही बात करते हैं क्षैतिज आव्यूह का। क्षैतिज आव्यूह, ठीक है ना। तो क्षैतिज आव्यूह में क्या होता है बेटा, क्षैतिज आव्यूह हमारा ऐसे बनता है, ध्यान से समझिएगा, ऐसे 1 2 3 4 5 6 4 5 6 इसको क्या बोलेंगे बेटा, क्षैतिज आव्यूह बोलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर रो की संख्या देखा जाए तो R1 और R2 है, R1 और R2 है, और कॉलम की संख्या क्या है, C1 C2 C3 है। तो इसमें हमने पाया कि कार्डिनल नंबर ऑफ कॉलम ग्रेटर देन कार्डिनल नंबर ऑफ रो। जो कॉलम की संख्या है और रो की संख्या से क्या बेटा, ज्यादा रहे, ठीक है ना। तो दोनों उम्मीद आप लोगों को आया होगा समझ में। कुछ खास नहीं है ना, तो इसकी डिफिनेशन आपको लिखने के लिए आएगी, ठीक है ना। अगर आप लिखना चाहो तो खुद से लिख सकते हो बना के, ठीक है ना। ऐसा आव्यूह जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या से क्या हो, ज्यादा हो, ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहलाता है, ठीक है ना। ऐसा आव्यूह जिसमें कॉलम की संख्या रो की संख्या से ज्यादा हो, क्षैतिज आव्यूह कहलाता है। बात आ रही समझ में ना। तो ये आप लोग डिफिनेशन तो नहीं पूछेगा लेकिन याद कर सकते हो, ठीक है ना। बाकी अगर नेक्स्ट अगर देखें तो कितना टाइप्स हो गया बेटा, 2 टाइप्स हो गए, पहला दूसरा, ठीक है। तीसरा देखिए क्या मिलता है, तीसरा हम लोगों का रो अथवा कॉलम मैट्रिक्स। रो अथवा कॉलम मैट्रिक्स, पंक्ति अथवा स्तंभ आव्यूह। पंक्ति अथवा स्तंभ आव्यूह, ठीक है बेटा। तो पंक्ति अथवा स्तंभ आव्यूह में क्या होता है, हम लोग बेटा नाम से ही जान सकते हैं ये पंक्ति आव्यूह है, ये स्तंभ आव्यूह है, ठीक है ना। पंक्ति आव्यूह में क्या होता है, पंक्तियों की संख्या 1 होती है, और स्तंभ आव्यूह में स्तंभों की संख्या क्या होती है, 1 होती है, ठीक है ना। तो अगर कोई पंक्ति आव्यूह पूछेगा तो ऐसे लिखा जाएगा ABC, ठीक है ना। ये क्या है बेटा, पंक्ति आव्यूह, राइट। अच्छा अगर हमने ऐसे लिख दिया, ऐसे A B
ए बी सी, ए बी सी। तो बेटा ये क्या है, ये स्तंभ आव्यूह है, स्तंभ स्तंभ आव्यूह आव्यूह, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे, स्तंभ आव्यूह। ये पंक्ति आव्यूह है, ये स्तंभ आव्यूह। एक मिनट देखें, दिख रहा है नहीं दिख रहा, राइट। ध्यान से फिर से सुनिएगा, अगर पंक्तियों की संख्या एक है तब क्या कहलाएगा, पंक्ति आव्यूह कहलाएगा। और अगर स्तंभों की संख्या एक है तो क्या कहलाएगा, स्तंभ आव्यूह कहलाएगा। यानी इसमें क्या होगा, कार्डिनल नंबर ऑफ पंक्ति रो इक्वल 1, और इसमें क्या होगा, कार्डिनल नंबर ऑफ कॉलम इक्वल 1, राइट। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट बात सुन लीजिए, इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता है, एक ऐसा आव्यूह लिखिए जो रो अथवा कॉलम आव्यूह दोनों हो। एक ऐसा आव्यूह लिखिए जो रो अथवा कॉलम आव्यूह दोनों हो। तो बेटा हम लोग क्या लिखते हैं, ध्यान से समझिएगा, 1 या 5। अब बताइए इसमें कितने रो हैं, R1 एक ही रो है, इसमें कॉलम कितने हैं, 1 C1, ठीक है ना। रो 1 कॉलम 1, तो क्या कहलाएगा, पंक्ति अथवा स्तंभ दोनों आव्यूह कहलाएगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, ऐसा आव्यूह लिखिए जिसमें पंक्तियों की संख्या 1 हो और स्तंभों की संख्या 1 हो, यानी कि पंक्ति और स्तंभ आव्यूह दोनों, राइट। इतनी बात आई समझ में। चलिए फिर आगे देखते हैं क्या होता है, नेक्स्ट टाइप की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट टाइप हमारा आता है फोर्थ में, ठीक है ना, वर्ग आव्यूह, ठीक है बेटा, वर्ग आव्यूह। ध्यान समझिएगा, वर्ग आव्यूह, ठीक है ना। तो वर्ग आव्यूह का मतलब, वर्ग में आप पढ़े हो ना, वर्ग क्या होता है, जिसमें लंबाई और चौड़ाई क्या हो, बराबर हो, उसको वर्ग आव्यूह कहते हैं। तो यहाँ पे वर्ग आव्यूह का मतलब क्या होगा, जिसमें रो और कॉलम की संख्या क्या हो, बराबर हो, ठीक है ना। वर्ग आव्यूह में क्या होगा, कार्डिनल नंबर ऑफ रो इक्वल कार्डिनल नंबर ऑफ कॉलम, तो ये क्या कहलाएगा, वर्ग आव्यूह कहलाएगा, ठीक है ना। क्या कहलाएगा बेटा, वर्ग आव्यूह कहलाएगा। जैसे हमने लिख दिया 2 3 1 3 5 9 -7 2 9, ठीक है ना। तो बेटा रो की संख्या कितनी, R1 R2 R3, और कॉलम की संख्या क्या, C1 C2 C3, ठीक। तो ये आर्डर क्या बन गया, 3 क्रॉस 3। 3 क्रॉस 3 का मतलब क्या हो गया, एक वर्ग आव्यूह हो गया। क्यों, क्योंकि स्तंभों की संख्या और कॉलम की संख्या, यानी रो और कॉलम की संख्या क्या हो गई, बराबर हो गई, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्ग आव्यूह बोलेंगे, ठीक है ना। तो हमको उम्मीद है वर्ग आव्यूह भी क्लियर हो गया होगा, बहुत कठिन नहीं है, ठीक है ना। तो वर्ग आव्यूह के बाद क्या होता है बेटा, इसमें कई प्रकार आ जाते हैं, ठीक है ना, वर्ग आव्यूह के बाद। अब देखिए वर्ग आव्यूह में सब कुछ हम देखेंगे, टाइप्स देखेंगे। तो वर्ग आव्यूह में जो अगला टाइप्स मिलेगा, वो मिलेगा शून्य आव्यूह, कौन सा आव्यूह बेटा, शून्य आव्यूह, ठीक है ना। तो शून्य आव्यूह में देखिए क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है शून्य लिखा गया है। तो शून्य का मतलब ये होता है कि ऑल एलिमेंट क्या हो, जीरो, ऑल एलिमेंट क्या हो, जीरो, ऑल एलिमेंट जीरो, क्या हो बेटा, ऑल एलिमेंट जीरो हो, तो उसको हम बोलते हैं शून्य आव्यूह, ठीक है ना। और थोड़ा सा वर्ग आव्यूह में दो बातें और हम डिस्कस करेंगे। एक बात का, ये जो होता है ना, ए बेटा, ए वाला ए, इसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल, और ए भी क्या कहलाता है बेटा, ए भी क्या कहलाता है, डायगोनल। डायगोनल मतलब विकर्ण, क्या कहलाता है बेटा, विकर्ण, यहाँ लिख दे विकर्ण, ठीक है ना। लेकिन इस वाले को हम लोग बोलते हैं मुख्य विकर्ण, क्या बोलते हैं बेटा, मुख्य विकर्ण, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। ये दोनों विकर्ण हैं, लेकिन इस वाले को हम लोग बेटा क्या बोलते हैं, मुख्य विकर्ण बोलते हैं। बात आई समझ में, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मुख्य विकर्ण। अच्छा, इसकी खास बात क्या होती है मुख्य विकर्ण की, यहाँ एक बार रफली हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि हम ऐसे लिखना चाहें ना, A11 A12 A13, ठीक है ना,
21, 22, 23, 31, 32, 33, यही तो होता है ना 3 क्रॉस 3 का, ठीक है ना। तो देखिए यहां पे क्या है, एक डायगोनल मुख्य विकर्ण हो गया ना। तो देखिए सेम 1 1 2 2 3 3, ठीक है ना। तो ए एलिमेंट क्या कहलाएंगे, मुख्य विकर्ण कहलाएंगे, राइट। बात आई समझ में ना। ये एलिमेंट क्या कहलाएंगे, मुख्य विकर्ण कहलाएंगे। हमने इसलिए बताया क्योंकि देखिए इसमें एक खास बात है 1 1 2 2 3 3, ये अपने दिमाग में बैठा के चलिएगा। चलिए शून्य आव्यूह बेटा क्या होता है, जिसके ऑल एलिमेंट क्या हो, 0 हो, वो क्या कहलाता है, शून्य आव्यूह कहलाता है, ठीक। अब चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, अगला विकर्ण आव्यूह। कौन सा आव्यूह बेटा, विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह, एक मिनट एक बार देख लिया जाए, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह, ठीक है ना। तो विकर्ण आव्यूह देख लेते हैं क्या होता है विकर्ण आव्यूह। तो विकर्ण आव्यूह उसे कहा जाता है, ध्यान समझिएगा, विकर्ण आव्यूह में क्या होता है, विकर्ण आव्यूह में डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ के, डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ के बाकी सब एलिमेंट क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो इसको हम बोलेंगे क्या, विकर्ण आव्यूह, ठीक है। तो ऐसा आव्यूह जिसमें विकर्ण के एलिमेंट को छोड़ के बाकी सब एलिमेंट 0 हो, वह आव्यूह क्या कहलाता है, विकर्ण आव्यूह कहलाता है। बताइए यहां तक समझ में। ऐसा स्क्वायर आव्यूह, ऐसा वर्ग आव्यूह जरूर लगाइएगा, तभी तो मुख्य विकर्ण मिलेगा, ठीक है ना। तो बेटा आगे अब देखिए अगला टाइप हम लोग बहुत ज्यादा कठिन नहीं, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। अगला है इकाई आव्यूह। इकाई आव्यूह, ठीक है ना। तो बेटा देखिए इकाई आव्यूह क्या है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इकाई आव्यूह क्या होता है, ठीक है ना। इकाई आव्यूह क्या होता है, एक डायगोनल आव्यूह ही होते हैं। ध्यान समझिएगा हमारी बात को, हमने विकर्ण आव्यूह बता दिया, ये होता है ना। इकाई आव्यूह में क्या खास बात होती है, इसमें क्या होता है, विकर्ण के एलिमेंट क्या होते हैं, विकर्ण के एलिमेंट बेटा 0 नहीं होते हैं, बाकी सब एलिमेंट क्या होते हैं, 0 होते हैं। विकर्ण के एलिमेंट 0 नहीं होते हैं, बाकी सब एलिमेंट क्या होते हैं, 0 होते हैं। यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या होने वाला है, विकर्ण के एलिमेंट 0 नहीं होंगे, बाकी सब एलिमेंट 0 होंगे, तब तो सेम हो गया। लेकिन यहाँ पे जो विकर्ण का एलिमेंट रहेगा वो हमेशा 1 1 रहेगा, विकर्ण का एलिमेंट हमेशा बेटा 1 1 रहेगा। बात आ रही समझ में ना। बाकी सारे के सारे एलिमेंट क्या रहेंगे, 0 रहेंगे, ठीक है ना, 0 रहेंगे। और इसको दिखाते हैं आई से, किससे दिखाते हैं, आई से, राइट बेटा। इसको किससे दिखाते हैं, आई से दिखाते हैं। अच्छा ये क्या कहलाएगा, ये I3 कहलाएगा। क्यों I3 कहलाया, क्योंकि इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है। बताइए समझ में। जिस दिन 4 क्रॉस 4 का बनेगा उस दिन यहाँ I4 लिखा जाएगा। जब ये 2 क्रॉस 2 का बनेगा तो I1 लिखा जाएगा, I2 लिखा जाएगा। बात आ रही समझ में ना। और इसका बहुत ज्यादा उपयोग ये है हमारे मैट्रिक्स में इसका, जैसे संख्या में होता है कि 1 का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या में कर दो वही संख्या प्राप्त होती है, ऐसे इकाई आव्यूह का मल्टीप्लाई किसी भी आव्यूह में कर दो हमेशा क्या वही आव्यूह प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो इसका यूज कहां पे, इसका यूज इनवर्स निकालने में हम लोग करते हैं, राइट। चलिए क्या क्या हो गया भैया, विकर्ण आव्यूह हो गया, ठीक है ना, वर्ग आव्यूह हो गया, इकाई आव्यूह हो गया, एक होता है अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह। और ध्यान दीजिएगा बुक में चाहे जो लिखा हो आप क्रम से यही लिखिएगा, ठीक है ना, क्रम यही बनाइएगा। अदिश आव्यूह, अब देखिए अदिश आव्यूह की क्या खास बात आ गई, अदिश आव्यूह की खास बात ये आ गई, ठीक है ना बेटा। ये भी एक डायगोनल आव्यूह का ये क्या है, पार्ट है,
कौन, अदिश वाला। लेकिन इसमें एक कंडीशन और लगा दिया, कंडीशन ये लगा दिया बेटा, डायगोनल के एलिमेंट जीरो नहीं रहेंगे लेकिन इक्वल रहेंगे। डायगोनल के एलिमेंट जीरो नहीं रहेंगे लेकिन क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। और बाकी आल एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो होते हैं। बाकी आल एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो होते हैं। बात समझिए, तीनों में क्या रिलेशन है ये आप जानने की कोशिश कीजिए। डायगोनल में अगर केवल डायगोनल की बात करेगा, डायगोनल को छोड़ के बाकी आल एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो होते हैं। अदिश अवयव की बात करेगा तो डायगोनल के जो एलिमेंट होते हैं वो सेम हो जाते हैं। अगर इकाई अवयव की बात करेगा तो डायगोनल के एलिमेंट 1 1 हो जाते हैं। तो इसको आप डायगोनल बोलोगे, इसको भी डायगोनल बोलोगे, राइट। अच्छा, इसको बेटा आप अदिश अवयव भी बोल सकते हो क्योंकि अदिश अवयव वाले कंडीशन पे फॉलो कर रहा है। आदेश में हमने बताया कि विकर्ण के एलिमेंट क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। जहां भी विकर्ण के एलिमेंट इक्वल हैं तो इसको आप अदिश अवयव भी बोल सकते हो। बात आ रही है समझ में ना। अच्छा, फिर ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, इकाई अवयव है, ठीक है ना। लेकिन अदिश अवयव को आप इकाई अदिश अवयव नहीं बोल सकते हो। ध्यान से देखिएगा, प्रत्येक इकाई अवयव अदिश अवयव होता है लेकिन प्रत्येक अदिश अवयव इकाई अवयव नहीं होता है, ठीक है ना। और ये दोनों तो डायगोनल विकर्ण अवयव तो होंगे। बात आई समझ में। तो यहाँ पे हमने क्या क्या बताया, ऊर्ध्वाधर अवयव, क्षैतिज अवयव, पंक्ति अथवा स्तंभ अवयव, शून्य अवयव बताया, वर्ग अवयव बताया, इकाई अवयव, अदिश अवयव और विकर्ण अवयव, राइट। अब देखिए दो और हैं जो हमारे लिए बहुत मेन है, उसमें हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना। इतना नोट कीजिए। चलिए बेटा, ने देखिए त्रिभुजीय अवयव, एक होता है ऊपरी त्रिभुजीय अवयव, ऊपरी त्रिभुजीय अवयव, त्रिभुजीय अवयव। और एक बेटा होता है निम्न त्रिभुजीय अवयव, निम्न त्रिभुजीय अवयव। देखिए निम्न और ऊपरी में क्या अंतर है। ऊपरी में क्या होता है ना, डायगोनल पहले आप लिख लीजिए। डायगोनल आपने लिखा कितना आया, 2 5 3 आया ना। जो ऊपरी में होता है, ऊपर डायगोनल के ऊपर वाले जो एलिमेंट होते हैं वो जीरो नहीं होते हैं, ठीक है ना। और नीचे वाले क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। ऊपर वाले एलिमेंट जीरो नहीं होते हैं लेकिन नीचे वाले एलिमेंट क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। बात आई समझ। अच्छा, निम्न वाले में क्या होता है बेटा, निम्न वाले में ये होता है, ध्यान समझिएगा, निम्न वाले में क्या होता है, नीचे के एलिमेंट जीरो हो जाते हैं, नीचे के एलिमेंट जीरो नहीं होते हैं और बाकी ऊपर के एलिमेंट क्या हो जाते हैं बेटा, जीरो हो जाते हैं। ध्यान समझना, ऊपरी वाले में ऊपर के एलिमेंट जीरो नहीं होंगे, कहाँ के, मुख्य विकर्ण के। और निम्न वाले में नीचे के एलिमेंट क्या होंगे बेटा, जीरो नहीं होंगे, ठीक है ना। तो यहां से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन के आता है, कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है ना। एक क्या है, जैसे इसमें अगर शून्यों की संख्या पूछे तो जीरो की संख्या कितनी है, 3 है। ये 3 क्रॉस 3 का था तो जीरो की संख्या कितनी आई, 3 आई ना। फिर अगर हम यही 4 क्रॉस 4 का लिखें, 4 क्रॉस 4 का 1 2 3 4, ठीक है ना। अब ऊपर वाला हमको जीरो रखना ही नहीं, लिखने वाला जीरो करना है, ये वाला क्या करना है बेटा, जीरो करना है। अब देखिए कितने शून्य आ गए, अब हमारे पास आ गए 6 शून्य। कितने शून्य आ गए, 6 शून्य आ गए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ये पूछ लेता है कभी कभी कि एक 9 क्रॉस 9 की एक मैट्रिक्स वर्ग अवयव, ठीक है ना, ऊपरी वर्ग अवयव, ऊपरी त्रिभुजीय अवयव, ऊपरी त्रिभुजीय क्या बेटा, अवयव, कौन सा, 9 क्रॉस 9 का।
तो उसमें शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। कितने शून्य हैं उसकी क्या ज्ञात कीजिए, न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी, कम से कम कितने शून्य हो सकते हैं। बात आई समझ में। तो देखिए इसके लिए हम सॉल्यूशन आप लोगों को पहले से ही बता चुके हैं, आज मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। अब आप उनके दिमाग में चल रहा हो ये सॉल्यूशन हमने बताया कब था बेटा, हमने ये सॉल्यूशन आप लोगों को रिलेशन फंक्शन में बताया, ठीक है ना। टोटल एलिमेंट कितने हो जाएंगे, अगर ये n क्रॉस n का है, n क्रॉस n का है तो बेटा अयों की संख्या कितनी हो गई, अवयवों की संख्या, अयों की संख्या, ठीक है ना, कितनी हो गई n स्क्वायर। अयों की संख्या कितनी हो गई n स्क्वायर। हमने कहा था दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तभी तो अयों की संख्या मिलेगी, राइट। फिर इसके बाद हमने कहा था कि जितने ऑर्डर का होगा, जितने ऑर्डर का होगा मुख्य विकर्ण में उतने ही एलिमेंट। तो ये n ऑर्डर का होगा तो मुख्य विकर्ण में कितना, मुख्य विकर्ण में, मुख्य विकर्ण में अयों की संख्या, अवयवों की संख्या कितना भैया, कितना 11, ठीक है ना। तो मुख्य विकर्ण के अलावा अवयवों की संख्या, मुख्य विकर्ण को छोड़कर अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, ठीक है ना। तो मुख्य विकर्ण को अगर छोड़ देते हैं, टोटल n स्क्वायर था तो n स्क्वायर माइनस n, ये बेटा कितना आ गया, इस विकर्ण को छोड़, इस वाले को छोड़, ठीक है ना। लेकिन हम लोगों को पता है जितना ऊपर अवयव है उतना क्या है, नीचे अवयव है। तो 2 से अगर डिवाइड कर दें तो नीचे वाली की संख्या आ जाएगी, आ जाएगी ना। तो देखिए ऊपरी, ऊपरी या निम्न, निम्न त्रिभुजीय, त्रिभुजीय आव्यूहों में शून्यों की न्यूनतम संख्या, शून्यों की न्यूनतम संख्या, न्यूनतम संख्या कितना मिलने वाला भैया, n स्क्वायर माइनस n बाई 2, याद रखिएगा n स्क्वायर माइनस n बाई 2, ठीक। उम्मीद है आप लोगों को आया होगा। एक बार हम इसको रिलेशन फंक्शन में बता चुके हैं, फिर से हमने बताया, उम्मीद है आप लोगों को आया होगा। हाँ अगर डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। चलिए नोट कीजिए इतना। ये थे बेटा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स के कुछ प्रकार थे जो हमने क्या किया, रीड किया, पढ़ा। अब देखिए ध्यान से, अब कुछ प्रॉपर्टियां पढ़ेंगे मैट्रिक्स की, ठीक है ना। पहला रूल पढ़ेंगे एडिशन। क्या पढ़ेंगे बेटा, एडिशन, 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 ठीक है ना, ठीक है ना। आव्यूहों को जोड़ना, आव्यूहों को जोड़ना, आव्यूहों को जोड़ना। क्या बेटा, एडिशन, आव्यूहों को जोड़ना। 1 2 3 4 कितने भी आव्यूह हो उनको हमको क्या करना है बेटा, ऐड करना है, ठीक है ना। तो 2 आव्यूह को या 3 आव्यूह को आप तभी ऐड कर सकते हो जब उसके अंदर एक खास बात हो। खास बात क्या हो, ठीक है ना, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, से अधिक उन्हीं आव्यूहों को जोड़ा जा सकता है, उन्हीं आव्यूहों को जोड़ा जा सकता है, जोड़ा जा सकता है। देखिए अगर क्लियर ना हो रहा हो तो मैं बोल रहा हूं। 2 या 2 से अधिक उन्हीं आव्यूहों को जोड़ा जा सकता है जिनका ऑर्डर समान हो, जिसका जिसका जिसके ऑर्डर कर्म, ठीक है ना, समान, कर्म समान, ठीक है ना। 2
दो या दो से अधिक अवयवों में से उन्हीं अवयवों को आप ऐड कर सकते हो जिनका कर्म क्या हो, समान हो। तो बेटा ऐड करना बहुत आसान होता है, किसी में ज्यादा टाइम लॉस नहीं करेंगे, ठीक है ना। सब्ट्रैक्शन भी आसान होता है, ज्यादा टाइम लॉस नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट पहुंचेंगे कहाँ पे, मल्टीप्लिकेशन में। थोड़ा सा मैं आप लोगों को हिंट दे दे रहा हूँ कैसे होगा। देखिए जैसे हमने दो आंकड़ों को जोड़ने की कोशिश किया, आया कितना 2 5 9 2, ठीक है ना। 3 4 -5 1, ठीक है ना, एक आदमी हो गया। फिर एक आदमी आ गया -1 0 2 5 0 5, ठीक है ना। और तीनों को हमको बेटा ऐड करना है, तीनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो पहले आर्डर देखो ना, 2 क्रॉस 2, ए बी कितना 2 क्रॉस 2, ए बी कितना 2 क्रॉस 2। इसका मतलब आप क्या कर सकते हो, तीनों के आर्डर सेम है, तीनों को आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। ऐड कैसे होगा, संगत एलिमेंट जुड़ते हैं। तो पहला एलिमेंट क्या है 2, पहला एलिमेंट क्या है 3, पहला -3, तो क्या होगा 2 + 3 -3। ऐसे यहाँ दूसरा एलिमेंट कितना है 5 + 4 + 0, अगले में क्या है 9 -5 + 5, और अगले में क्या है 2 + 1 और +1। तो बेटा अगर ऐड करोगे तो 3 2 5 5 में से गया 4, और यहाँ देखो 5 4 9, और यहाँ पे कितना 5 से 5 कैंसिल 9, और 2 1 3 1 4, ठीक है ना। ये था एडिशन, ये था क्या बेटा एडिशन, ठीक है ना। यही बात चलती है सब्ट्रैक्शन में। संगत एलिमेंट बेटा क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं, संगत एलिमेंट क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं। तो उम्मीद है आप लोग सब्ट्रैक्शन और एडिशन कर ले जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। और कुछ यहाँ पे प्रॉपर्टी लगी है, ठीक है ना। जैसे तस्मक रूल को फॉलो करता है, ए क्या करता है, क्रमविन्मय नियम का पालन करता है, शास्त्रीय नियम का पालन करता है। क्रमविन्मय नियम का मतलब समझ रहे हो ना, a + b = b + c, ठीक है ना। 2 धन 3 = 3 धन 2, ठीक है ना। जैसे जैसे ऐसे दे दिया 4 3 2 5 दे दिया, प्लस ध्यान समझिएगा 1 2 5 1 दे दिया, और इधर हमने क्या कर दिया, इसको पहले लिख दिया 1 2 5 1, और फिर प्लस इसको बाद में लिखा 4 3 2 5 ऐसे। तो दोनों का आंसर देखिए सेम आने वाला है। ऐसे 3 को ऐड करोगे तब भी यही चीज बनेगा, ठीक है ना। तो ये सब आप लोग बुक से पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ना तो पूछा ही जाता है। हाँ अगर डाउट होती है किसी प्रकार की आप लोग कमेंट कर सकते हो, ठीक है ना। या कोई क्वेश्चन आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। चलिए हमको उम्मीद आप लोग सब्ट्रैक्शन और एडिशन दोनों आप लोग कर ले जाओगे। हम बता रहे हैं मल्टीप्लाई कर, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई कर, इसका हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। दो आदमियों का दो आदमियों का, ठीक है बेटा। तो दो आदमियों के बुले में देखिए क्या होता है, दो बातों को हमको ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए एक आदमी ए दे दिया और उसका जो ऑर्डर है वो 2 क्रॉस 2 है, ठीक बेटा। और उनको गुणा करना है, एक सेकेंड आदमी दे दिया बी और उसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। एक आदमी दे दिया ए और एक आदमी दे दिया बी। पहले का ऑर्डर कितना बेटा 2 क्रॉस 2 है, और दूसरे का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3 है। अगर ये दोनों मैच कर रहा है, ये दोनों क्या कर रहा है बेटा, मैच कर रहा है ये दोनों, ठीक है ना। तब क्या है, मल्टीप्लाई पॉसिबल है। मल्टीप्लाई क्या है, पॉसिबल, ठीक बेटा। कब, जब ये दोनों क्या हो रहा है, मिल रहा हो, सेम हो, नंबर सेम हो, तब मल्टीप्लाई क्या है, पॉसिबल है। तो कभी कभी पूछ लेता है अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई किया जाए तो इनका ऑर्डर क्या मिलेगा,
जो आर्डर मिलता है, आर्डर जो मिलता है बेटा वो ये वाला मिलता है 2 क्रॉस 3, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को याद रखना चाहिए। जैसे अगर आपसे कोई पूछा एक मैट्रिक्स ए है और इसका आर्डर है 3 क्रॉस 3, ठीक है ना, और एक मैट्रिक्स बी है इसका आर्डर है 2 क्रॉस 3। अब आपसे कोई पूछा दोनों का मल्टीप्लाई करके बताइए, तो बेटा इसका मल्टीप्लाई पॉसिबल है, ठीक है, नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि ये दोनों मैच ही नहीं किया। जब ये दोनों मैच करेंगे तभी मल्टीप्लाई पॉसिबल है। हाँ, अगर कोई हमसे पूछ लेता कि भैया बी पहले लिख लीजिए और 3 को बाद में लिख लीजिए, ए को बाद में लिख लीजिए, ए को क्या लिख लीजिए बाद में लिख लीजिए, तो ए 3 क्रॉस 3, राइट। अब इसका मल्टीप्लाई पॉसिबल, मतलब यहां पे ए बी नॉट पॉसिबल, ए बी क्या है नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। लेकिन बी ए पॉसिबल है, बी ए क्या है पॉसिबल है, बी ए क्या बेटा पॉसिबल है। ए बी नॉट पॉसिबल, बी ए पॉसिबल है। एक निकल सकता है एक नहीं निकल सकता है, तो इसका मतलब जरूरी नहीं है ए बी इक्वल बी ए हो, ठीक है ना। जैसे हम लोग पढ़ते हैं 2 × 3 इक्वल टू 3 × 2 इक्वल, दोनों जगह क्या है 6 आया, तो कहेंगे चाहे जैसे नीचे घुमा फिरा के आंसर वही आने वाला है। ऐसा यहाँ नहीं होने वाला है। ए बी अलग चीज है और बी ए क्या बेटा अलग चीज है। तो आप एक लाइन में लिख लीजिएगा ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। ये जरूरी नहीं है कि ए बी हमेशा क्या रहे बी ए के बराबर रहे, हो भी सकता है, ऐसा नहीं लिखना है कि, लेकिन ये जरूरी नहीं है। ऐसा आप लोग डायरेक्टली मत उतारिएगा, ठीक है ना। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ए बी इक्वल क्या हो जाए बी ए हो जाए, ठीक है ना। और ये भी नहीं जरूरी है कि हमेशा इक्वल नहीं आएगा, कभी कभी आ भी सकता है, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं ए बी इक्वल हो किसके बी ए। बात आई यहां तक समझ में, ठीक है ना। अब मल्टीप्लाई करके हम बताते हैं कैसे होगा। मल्टीप्लाई करके बताते हैं कैसे होगा, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई देख लेते हैं, देखिए ध्यान से मल्टीप्लाई। और अगर एक दो स्टूडेंट को छोड़ दिया जाए तो कोई भी स्टूडेंट अगर कुछ वर्क का क्वेश्चन दिया जाता है तो सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आप लोग वर्क सॉल्व करने की कोशिश किया कीजिए। देखिए एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, एग्जाम्पल क्या है, जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स दे दिया 2 4 3 -1 0 2, और एक दे दिया 1 -1 2 3 -2 1 2 5 1, ठीक है ना। और हमसे कहा इसका मल्टीप्लाई कीजिए, इसका मल्टीप्लाई कीजिए। तो बेटा अगर इसका मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो ऑर्डर कितना बन गया 3 क्रॉस 2, और इसका ऑर्डर क्या बन गया 2 क्रॉस 3, नहीं 3 क्रॉस 3, ऑर्डर क्या बना 3 क्रॉस 3, क्योंकि इसमें रो कितने हैं 3 है और कॉलम 2 है, तो ये 3 क्रॉस 2 बना, और ये वाला कितना बना 3 क्रॉस 3। तो बेटा ये दोनों देखिए मैच नहीं किया, तो इसका मतलब इम्पॉसिबल है ना। लेकिन अगर यही पहले लिखा होता और ये बाद में लिखा होता, ऐसे होता, ध्यान समझो ध्यान से, 1 -1 2 3 -2 1 2 5 1, ठीक है ना, इनटू ध्यान से समझिएगा 2 4 है 31 है और 0 2 है, ध्यान समझिएगा। ये 3 क्रॉस 3 है और ये क्या है 3 क्रॉस 2 है। बेटा मैच कर गया ना, ये दोनों मैच कर गया ना, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो सकता है। ऑर्डर क्या आएगा, कोई आपसे पूछा ऑर्डर क्या आएगा बेटा, ऑर्डर आएगा ए वाला 3 क्रॉस 2, ठीक है ना। तो देख लेते हैं मल्टीप्लाई कैसे होता है। एक ही क्वेश्चन मैं आज बताऊंगा, ठीक है ना, इसके बाद आप लोगों को 3 4 में दूंगा, आप लोग लगाओगे, अगर नहीं आएगा फिर अगले दिन हम लोग क्लियर कर लेंगे। अगले दिन हम लोग क्या कर लेंगे क्लियर कर लेंगे, ठीक है ना। तो देख लेते हैं, देखिए मल्टीप्लाई कैसे होगा। मल्टीप्लाई रो बाय कॉलम होता है, रो बाय बेटा क्या होता है कॉलम होता है, रो बाय कॉलम होता है। पहले का आप रो पकड़ोगे और दूसरे का क्या पकड़ोगे कॉलम, पहले का रो और दूसरे का बेटा कॉलम,
पहले का रो, पहले का रो और दूसरे का क्या, कॉलम, पहले का रो दूसरे का कॉलम, ठीक है ना। इसका मल्टीप्लाई करो, कैसे कैसे ध्यान सुनिएगा, पहला एलिमेंट पहले के साथ, पहला एलिमेंट पहले के साथ, ध्यान से समझिएगा, पहले का रो दूसरे का कॉलम, पहला एलिमेंट पहले के साथ, यानी 2 1 जा 2, ठीक, बीच में प्लस, क्या प्लस, ठीक है ना। दूसरा दूसरे के साथ 3 1 जा -3, दूसरा दूसरे के साथ 3 1 जा -3, 3 1 जा -3, ठीक। फिर 2 जीरो में 0, तीसरा तीसरे के साथ प्लस में 0, ठीक बेटा, आया ना, आया इतना समझ में। फिर देखिए ध्यान से इसको छोड़ दो, अब इससे पहले रो को दूसरे कॉलम के साथ करवाइए, पहले रो को दूसरे कॉलम के साथ, सेम चीज, पहला एलिमेंट पहले के साथ 4, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ 1 1 जा 1, प्लस का 1 आया बेटा, और 3 2 2 जा 4, आ गया ना समझ में, आ रहा है ना। चलिए ये पहले कॉलम का काम खत्म हो गया, हटा देते हैं, पहले कॉलम का काम खत्म, पहले कॉलम का काम खत्म, ठीक है ना। अब देखते हैं दूसरे कॉलम, दूसरे रो, तो देखिए दूसरा रो क्या है बेटा, ये वाला, ऐसे इसका भी होगा, पहले के साथ फिर बाद में दूसरे के साथ, दिमाग में बैठा लीजिएगा, दूसरे रो का पहले के साथ फिर दूसरे के साथ, तो पहले रो का जब पहले के साथ होगा तो 3 का मल्टीप्लाई पहले में, पहला एलिमेंट पहले के साथ, संगत एलिमेंट का गुणा होता है, 3 2 जा कितना 6, 3 2 जा 6, प्लस 2 का 3 के साथ बेटा, 2 3 जा -6, माइनस का 6, और 1 का 0 के साथ कितना आ गया, 0 आ गया, प्लस का 0। अब इसी रो का दूसरे कॉलम के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, अब इसी रो का दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 का मल्टीप्लाई अगर 4 में होगा तो कितना आया 12, और देखिए ध्यान से, -2 का मल्टीप्लाई -1 में होगा +2, ठीक, 1 का मल्टीप्लाई 2 में तो +2। चलिए इसका भी काम खत्म, इसका भी काम खत्म ना। अब देखिए ध्यान से, इसका मल्टीप्लाई पहले के साथ फिर बाद में दूसरे के साथ, तो पहले के साथ जब करोगे तो 2 2 जा 4, 5 3 जा 15, 4 + 15, और 1 का 0 के साथ 0 आया, यहां पे देखिए दूसरे के साथ करोगे तो 4 2 जा 8, और 5 1 जा -5, और 1 2 जा 2, ठीक है ना बेटा। बैठ कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, ये क्या आ गया, मल्टीप्लिकेशन आ गया। तो देख लेते हैं क्या होता है, तो 2 में से 3 गया -1, 4 4 1 9, ठीक है ना, 6 से 6 कैंसिल 0, और 12 और 4 16 19, और यहाँ पे कितना है 8 और 2 10, 5 आ गया, राइट। अब देखिए हमने ऑर्डर क्या लिखा था 3 × 2, तो ऑर्डर देखिए 3 × 2 हमारा आ गया, ठीक है ना। तो हमको उम्मीद है आपको मल्टीप्लाई करना तो सीख गए होंगे लगभग 80%। कोई डाउट होगा जब खुद से करोगे तो स्वयं आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको नोट कीजिए, फिर हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को देते हैं। कुछ क्वेश्चंस आप लोग नोट कर लीजिए, उसको आप लोग मल्टीप्लाई करके बताओगे। कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको आपको क्या करना है बेटा, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। देखिए ध्यान समझिएगा, जितने भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूं सब में पहले आगे को मैं ऐसे लिख रहा हूं और दूसरे को बी से, प्रत्येक में ए बी और बी ए निकालना है, ए बी और बी ए निकालना है। देखिए पहला क्वेश्चन है a = 2 4 6 8, अरे ऐसे नहीं, 2 4 -1 2 3 -1, ठीक है ना। तो इधर क्या आ गया 2 -1
0.5 ए बी इक्वल है, ठीक है ना। दूसरा है 1 2 3 2 3 2 5 1 2, ठीक है ना। ए इक्वल दे दिया और बी इक्वल क्या दे दिया, बी इक्वल दे दिया -1 -2 3 नहीं सॉरी 2 -1 0 2 5 1 1 1 -1, ठीक है। ए बी देखिए आपको क्या निकालना है, ए बी और बी ए दोनों निकालना है बेटा। ए बी और बी ए दोनों निकाल के आप लोगों को बताना है, अगर संभव हो तो, ठीक है। अगर नहीं संभव हो तो आप लोग लिख दीजिएगा असंभव, नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। तो इतना आप लोग पढ़िए। कल हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थ्योरी लगभग हम लोगों की हो चुकी है। हाँ, आप लोगों के लिए होमवर्क क्या है, ये 2 क्वेश्चन है। बाकी बेटा आप लोगों को क्या करना है, वो जो हमने बताया था एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो उसमें रूल दिया गया है कर्म विनिमय नियम, साहचर्य नियम, तो सब जरा आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगर नहीं आएगा तो बताइएगा, हम 5 मिनट लगेगा, हम पूरा का पूरा क्लियर कर देंगे, ठीक है ना। तो इतना पढ़िए।